This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी रही हैं। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। दर्शन भट्ट जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की ये मेंबर है, उनका स्वागत है। हुमा खानम उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। डॉक्टर कुमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। संजय टिकाले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और इसके अलावा बस, तो हम लोग, अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हो तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी बात कर रहे थे सुधा पाठक जी के साथ ट्रीटाइज 7 पर, और हम लोग का शायद ये ट्रीटाइज 7 में जो हमारे चैप्टर्स थे 19 से आगे तक का वो शायद पूरे हो गए हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सेमेस्टर 4 की बात करेंगे, और सेमेस्टर 4 में हम लोग बात करेंगे केवल गवर्निंग वेसल हमारा रह गया है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा केवल हमारा ट्रीटाइज सेमेस्टर 3 का बायो का रह गया है, मानव शरीर विज्ञान का ब्रेन सेक्शन में, और बहुत बड़ा वो है चैप्टर है, और उसको समझना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सेमेस्टर में आपको ब्रेन की अहमियत मालूम होती रहेगी और उसी के ट्रीटमेंट पर आप लोग ध्यान देने लगेंगे। तो हम लोग शेयर कर रहे हैं ब्रेन पर। हम लोगों ने पढ़ा था मिड ब्रेन तक पढ़ा था ना, याद है सब लोगों को? जी सर, मिड ब्रेन तक पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जिसको हम सेरेबेलम बोल रहे हैं, ये पोन्स के धरातल पर है। हम लोग देखा था, चित्र हम लोग देख चुके हैं। तो सेरेबेलम को क्या कहता है? प्रोप्रियोसेप्टिव आव्यूह। अब प्रोप्रियोसेप्टिव क्या है ये तो हम लोग सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोप्रियोसेप्टिव है। तो यानी उसका देखो क्या कह रहे हैं, उसका हेड गैंग्लियन कह रहे हैं। अब गैंग्लियन अगर हम लोग समझे तो कोई गैंग्लियन का हमारा शब्द है, बोलिए। मोटर सिस्टम के न्यूक्लियस, Plexus, sir. ना, मोटर सिस्टम का गैंग्लियन माने जहां पर कोई नर्व हो, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस होगा, कोई न्यूक्लियस होगा। मतलब हमारा न्यूक्लियस मीन डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, दो चीजें होंगी वो हमारे। और जहां पर हमारा व्हाइट, ये ग्रे मैटर कहलाएगा, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग थोड़ा सा इस किताब के अलावा भी जानने की कोशिश करें कि है प्रोप्रियोसेप्टिव है क्या। आप खड़े हैं, आपको कैसे मालूम कि आप खड़े हैं? ये कौन बता रहा है? आपका हाथ ऊपर उठा हुआ है, ये कौन बता रहा है कि आपका हाथ ऊपर उठा हुआ है? ब्रेन को कैसे मालूम हो कि आपका हाथ उठा हुआ है? आपका पैर, लेफ्ट पैर बाईं तरफ जा रहा है, ये कौन बताएगा कि आपका लेफ्ट पैर बाईं तरफ जा रहा है? ठीक है, ये सेरेबेलम, इसीलिए प्रोप्रियोसेप्टिव स्पेस में आपकी क्या पोजीशन है ये कौन बताएगा? ये बताने का काम है सेरेबेलम का। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोप्रियोसेप्टिव, इनको हम लोग प्रोप्रियोसेप्टिव बोल देंगे। कोई भी मूवमेंट को कैसे बताएगा? कोई हाथ, स्टैटिक माने जो आपका स्पेस में आपकी पोजीशन क्या है, ये प्रोप्रियोसेप्टिव आवेग है। सब इन्हीं को बताने के लिए काम सेरेबेलम का, ठीक है। चल रहे हैं आप, आपका हाथ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये बताने का काम जो है आपका सेरेबेलम का, ठीक। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं, आप इतना मसल आपने किया तो कितना आपका गया, ये बताने का काम को, कितना आपका हाथ गया, क्या हाथ यहाँ पहुंच पा रहा है, तो इस काम को, फंक्शन को कर पा रहा है, ये बताने का काम जो है सेरेबेलम का है, ठीक है। तमाम हमारी मसल्स हैं, तो हमारी मसल्स
इस वाले एक्शन से कौन सी मसल हमारी कितना प्रेशर दे रही है या कितना मूवमेंट कर रही है, ये बताने का काम सेरेबेलम का है, ब्रेन को बताता है ये। ठीक है, अब कार्य मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, इसका कार्य क्या है पहले यहां समझ लें। मूवमेंट ऑफ जॉइंट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेडिंग, कितना ग्रेडिंग माने कितना हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमको करना है और कितना हमने किया, इसकी सूचना देने का काम है। और संतुलन बनाता है, कैसे आपको पैर उठने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना, हाथ पैरों को कुछ मूवमेंट देना पड़ेगा, तो ये उठने के लिए जो आप मूवमेंट आप दे रहे हैं, तो किसको कितना मोड़ना है, कितना फैलाना है, बैठने के लिए कितना फैलाना है, ये सब काम सेरेबेलम का है। ठीक, शरीर हाथ पैरों में स्थिति आपकी क्या है, मान लीजिए कोई नाक में मक्खी बैठ गई, तो ब्रेन को कैसे मालूम कि नाक आपकी, हाथ आपका कहाँ पर है, तो हाथ को बताएंगे हाथ हमारा कुर्सी में बैठे हुए हैं या हम खड़े हैं, तो ये बताने का काम इनका है। तो ऑर्गन ऑफ गॉल्गी हमने पढ़ा था ना, ऑर्गन ऑफ गॉल्गी पढ़ा है याद, अभी हम लोगों ने इससे पहले कहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है ना, मतलब हाँ ना, पढ़ा है। वो क्या है, वो रिसेप्टर हैं जो टेंडन में उपस्थित होते हैं। टेंडन हमने कहा था जो बोन से मसल्स को जोड़ती है, वो टेंडन है, MTB, मसल टू बोन, तो मसल टेंडन बोन, तो टेंडन वो है जो मसल्स को बोन से जोड़ रही है। ठीक, तो ये रिसेप्टर ऑर्गन गॉल्गी जो है, ये रिसेप्टर है जो कहाँ होते, टेंडन में उपस्थित होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है कि ये स्टिमुलस को मापते हैं, कितना स्टिमुलेट किया, कितना हमको काम करना है, यानी कितनी स्टिमुलेशन है, कितना हमको आया और कितना। दूसरा काम क्या करता है, अगर कोई टेंशन का या किसी उसमें आया, आपने हाथ वजन उठाना हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम 50 किलो उठा पाएंगे, हम 100 किलो उठा पाएंगे, यही बताने का ऑर्गन ऑफ गॉल्गी का है कि आप नहीं उठा सकते, वो बता दें कि 100 नहीं उठा सकते, 50 उठाइए। तो ये जो टेंशन है, जो कितना तनाव आएगा मापने काम, ये बताने काम है ऑर्गन ऑफ गॉल्गी से। ठीक, मसल स्पिंडल उसी में हमने पढ़ा था, तो मसल स्पिंडल भी क्या करते हैं, मसल को, इनको फाइबर्स ये भी स्थित होते हैं उसी में, मसल फाइबर में, तो ये भी स्थित होते हैं, ये भी नापते हैं, मतलब नापाई, लंबाई चौड़ाई, इनका काम जो है ये इनका, वो टेंशन को नापते हैं, ये आपको लंबाई चौड़ाई को, मतलब कितना लंबे आप फैल गए हैं, कितना हाथ से आप काम कर पाएंगे। ये क्रियात्मक इकाई अब देखिए, हेड गैंग्लियन है, यानी हेड गैंग्लियन में सबसे महत्वपूर्ण है, ये ब्रेन स्टेम के मध्य मस्तिष्क, ब्रेन स्टेम में होता पहले ऊपर टॉप पर है मिड ब्रेन, फिर पोन्स से मेडुला, तीनों से संबंधित है ये सेरेबेलम। पोन्स के बिल्कुल ऊपर है, ऊपर मिड ब्रेन है, नीचे आपका मेडुला है, तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के मध्य चुंगी चौकी है, याद करिए चुंगी चौकी। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी संवेग गया, कहाँ जाना है उसको, कॉर्टेक्स में जाना है। कॉर्टेक्स में क्यों जाना है, वहां पर हमारे बैठी हुई नर्व्स, कौन है, क्या बैठी हुई नर्व की, न्यूरॉन की क्या बैठी हुई, ग्रे मैटर, तो वहां पर ग्रे मैटर यानी वहां पर हमारा न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो वो क्या है, उनके बीच में चुंगी चौकी है, यानी जो एफरेंट नर्व जाएंगी नीचे से ऊपर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगी, असेंडिंग ट्रैक्ट कहलाएंगी, वो उनको जाके बताएंगे कि हम ये ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पर ऊपर से आएगा ऑर्डर लेकर के, तो भी बताएगा इसको। फिर कोई काम हुआ हो तो काम हुआ है, नहीं हुआ है तो भी बताएगा। सेरेबेलम किसको बताएगा, ब्रेन को, ब्रेन भी इन्हीं सूचना लेता है। कैसे, अब देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाक में बैठी मक्खी है, तो क्या करेगा, हाथ को उसने हाथ बताया, इंफॉर्मेशन गई कि बैठी हुई है, उसने भेजा, ऑर्डर भेजा कि भैया, तुरंत पूछा ब्रेन को क्या मालूम कि कौन कहाँ पर है, तो पूछा उसने सेरेबेलम से कि बताओ तो स्पेटियल पोजीशन, माने स्पेस में आपकी स्थिति क्या है, बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, क्या हो, तो आपका बायां हाथ नीचे है, ऊपर है, कैसे है, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, तो बताएंगे कि हमारे नाक में मक्खी बैठी है और हमारा हाथ जो है कुर्सी के हत्थे पर रखा हुआ है, तो वहां से ऑर्डर आया कि कुर्सी के हत्थे से अपने हाथ से आप मक्खी को मार दीजिए या भगा दीजिए।
तो ये जो गई सेंसर उसने बताया, लौटी उसने ऑर्डर बताया कि सेरेबेलम को कि भैया हमको जाना है और मक्खी को ये ऑर्डर मिला है। तो उसने नोट कर लिया कि ये ऑर्डर मिला हुआ है, क्योंकि उसने पूछा था ना, ब्रेन ने पूछा था कि कहाँ, उसने बता दिया था। अब ये जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को भी यहाँ चुंगी चौकी मतलब आपको फिर बताना है, और बताने के बाद गया और उसने जब ये ऑर्डर हुआ, ऑर्डर का पालन होना है। अब मान लीजिए मक्खी उसी दौरान उड़ गई, तो ये मार तुम्हारे हटा नहीं पाएगा। तो इसको ये सूचना भी सेरेबेलम को बतानी है, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी कि मक्खी तो उड़ गई, तो ये बताना है सेरेबेलम को कि मक्खी उड़ गई। तो सेरेबेलम ब्रेन को बताएगा कि हमने कोशिश किया लेकिन मक्खी उसके पहले ही उड़ गई, संकट टल गया। क्लियर? तो आंधी बहुत तेज आ रही है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि दर्शक जी सही कि नहीं? हाँ सर। तो सर आवाज आ रही है ब्रेक पे। हम लोग कंटिन्यू सर क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आंधी तूफान बहुत तेज आ रहा है इधर। आवाज हाँ ब्रेक हो रही है सर आवाज। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ सर रही अभी है। क्लियर है। हाँ। तो इसका जो है, अब देखिए इसकी पहले याद देखिए, हाँ इसकी फंक्शन इकाई क्या है, फंक्शनल इकाई क्या है, ठीक है? हाँ ये बोला दादी यहीं આવ્યા હતા જો લાડુ ની દઈ ગયા ઓલું ને રસ્તામાંથી કંઈક લઈ આવો ક્યાંક અહીંયા મળશે નહીં હતી કેક નું કે નાનકડા ટુકડા લઈ આવો રસ્તામાં ના એવું ક્યાં પેડા છે બેલ મારીને ઓલા બધી પેલા ઘરમાં યાદ કદાચ નીચે ગયા હશે ઘરમાં ના આવ્યા किसी का खुला हुआ है, बंद कर लो। ગયા ये दर्शन जी का खुला हुआ है, हैं? दर्शन जी का खुला हुआ है। दर्शन जी, तो कहीं तो जा तो तो सेरेबेलम की
जो फंक्शनल इकाई है, वो फंक्शनल इकाई क्या है, इनकी हाँ। लंबी गर्दन वाले, जो आवन सर मैं तो दिखाई दे रहा लंबी गर्दन वाले फ्लास्क आकार की नर्व सेल्स हैं। इनको कहा जाता है परकिंजे कोशिकाएं, परकिंजे सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन यूनिट कभी पूछा जाए सेरेबेलम की फंक्शन यूनिट क्या है, तो वो है लंबी होती हैं, फ्लास्क आकार की होती हैं, फ्लास्क की तरह होती हैं। तो ये क्या होते हैं, परकिंजे सेल्स हैं। ये सेरेबेलम की मध्य परत, मिडिल लेयर में रहती हैं। ये सेरेबेलम की मध्य परत में रहती हैं। केवल एक एक्सॉन ही सेरेबेलम की इस गहराई में जा सकता है, मतलब केवल एक एक्सॉन, मतलब इसका इतनी पतली होती है कि एक एक्सॉन जा सकता है। तो सेरेबेलर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस कई 4 प्रकार के न्यूक्लियस है। एक लैटरल लोब में, साइड वाले लोब में न्यूक्लियस डेंटाटस, मीडियल लोब में न्यूक्लियस फास्टिजाई, और इंटरमीडिएट लोब में न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्मिस और न्यूक्लियस ग्लोबसस। ये है, इन्हीं न्यूक्लियस से इफरेंट ऑर्डर भेजे जाते हैं, इफरेंट जो आदेश वाले होते हैं, क्योंकि ये भी तो वही है सेरेबेलम। सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से 3 पेडेंकल्स, और पेडेंकल्स क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रैक्ट्स पढ़ा है ट्रैक्ट। हाँ सर, ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो वो व्हाइट मैटर के बने हुए हमारे क्या है, एक्सॉन है। तो अगर हमारी गुच्छे थोड़े बड़े हो जाए और बड़े हो जाए तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पेडेंकल्स कह देंगे। ठीक, तो पेडेंकल जितने बड़े गुच्छे होते जाते हैं वो बड़े गुच्छों का, तो ट्रैक्ट की जगह और बड़े पेडेंकल्स हो जाते हैं। इस तरह के नाम आपको बहुत मिलेंगे। तो इफरेंट फाइबर्स जो है, देखिए सुपीरियर, अब हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि जो ऊपर वाला जो है, सुपीरियर माने ऊपर वाला, और फिर मिडिल, और फिर इंफीरियर। तो इफरेंट फाइबर्स जो है, जो इसके इफरेंट वाले, जो आदेश वाले होंगे, वो मिड ब्रेन से जाएंगे थैलेमस में, फिर रेड मसल्स को, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये उसका तरीका है, जो इफरेंट फाइबर जाएंगे वो कोई आदेश देगा। फिर एफरेंट जो है, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो एंटीरियर। अब हम लोगों ने स्पाइनो सेरेबेलर फाइबर्स से जो आते हैं, वो ये स्पाइनो हम लोग वहां पढ़ा था, स्पाइनो सेरेबेलर फाइबर्स में जाते हैं नीचे से थे, जो बाहर से आए और फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड में आए, स्पाइनल कॉर्ड से वो उन्होंने एक बनाया, फिर उसके बाद ऊपर की ओर चले गए, सेरेबेलम पे आएगा, जो सेरेबेलम पे आगे होंगे वो आगे फिर भेजे जाएंगे ब्रेन तक। ये तरीका है। मिडिल में क्या होगा, दूसरी तरफ के जो अपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर, इफरेंट फाइबर आएंगे दूसरे, मतलब लेफ्ट से तो राइट की तरफ आएंगे। लेफ्ट से, अगर लेफ्ट में इधर होगा तो राइट में जो आपका सेरेबेलम है वहां पर आएंगे, अपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएंगे, फिर पोन्स से होते हुए ये सेरेबेलम तक पहुंचेंगे, यूं करके यूं पहुंचेंगे। ठीक है, पोन्स आएगा, फिर पोन्स के बगल में आकर के पोन्स के उसी धरातल पर आपका है। तो ये अपोजिट, मिडिल में अपोजिट वाले आते हैं, इफरेंट वाले। तीसरा इंफीरियर वाला जो है वो एफरेंट फाइबर जो है, हम लोगों ने पढ़ा था पोस्टेरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, वहां के एफरेंट फाइबर नीचे से ऊपर जाने वाले ये हैं। फिर वेंट्रल और डॉर्सल एक्सटर्नल आर्कुलेट फाइबर्स भी न्यूक्लियस ग्रेनुलस से आते हैं। तो वहां पढ़ा था न्यूक्लियस ग्रेनुलस, वो भी आते हैं। कौन कौन से आएंगे, स्पर्श वाले आएंगे, टच वाले। शरीर के पोस्चर, जो स्थिति हमारी है वो क्या होगी। सुनने की, हियरिंग, विजुअल, गंध, केवल गंध वाले नहीं आ पाएंगे इसमें, गंध संवेदों को छोड़ करके जो स्मेल वाले हैं वो नहीं आते, ये सेरेबेलम में आते हैं। इतने आपके आते हैं, मतलब कोई टेम्परेचर, कोई शरीर का पोस्चर है, कोई सुनने वाली हो, कोई विजुअल हो, ये आते हैं। केवल गंध संवेद, मतलब स्मेल वाले नहीं आते हैं।
मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका कोई रोल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई रोल वो नहीं। पिरामिडल ट्रैक्ट से वॉलंटरी मूवमेंट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के इनवॉलंटरी मूवमेंट को यह कंट्रोल करता है। पिरामिडल ट्रैक्ट के से वॉलंटरी मूवमेंट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के इनवॉलंटरी कंट्रोल को मूवमेंट को यह कंट्रोल करता है। मेडुला से, देखिए यहां पढ़िए, मेडुला से आपको सुनाई पड़ रहा है सबको लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मेडुला से कोई भी आपको जो इंफॉर्मेशन जाएगी, संवेग माने इंपल्स, एफरेंट या इफरेंट, कोई भी एफरेंट हो एफरेंट हो, एफरेंट माने नीचे से ऊपर जाने वाला, एफरेंट माने ऊपर से नीचे जाने वाला, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा या आएगा वहां से, तो ये अपनी सूचना यहां जरूर देगा। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, बोलिए? चुंगी चौकी। चुंगी चौकी। ये क्या करता है? एनालिसिस करता है। भाई ये भी तो है, इनमें सारे वो है, तो ये भी एनालिसिस करता है और तब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सूचित करता है। फिर अब क्या क्या इसके पास मेन उसमें क्या है? इसका गुण है पूर्वानुमान। आप यहां से चल रहे हैं, सामने दीवार है, आप तेजी से चले, तो आपने 4 कदम रखा, 5वें कदम पर आपकी दीवार आ गई, तो ये कौन बता रहा है? ये सेरेबेलम बता रहा है कि आगे दीवार है, अब मुड़ जाइए। तो पूर्वानुमान, प्रिडिक्ट करता है कि हम 5वें कदम पर दीवार है तो हम लेफ्ट में टर्न कर जाएंगे। दिस प्रिडिक्शन इज नोन एज द वर्क ऑफ सेरेबेलम। ठीक है। दूसरा, अब इससे अगर ये नहीं होता है तो डिसमेट्रिया रोग हो जाता है। अब ये पहला वाला सर्वो मैकेनिज्म जो बोलते हैं वो ये है कि कोई भी जो प्राप्त हुआ उसको मिलान करके इसको एनालिसिस करता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताता है, तो ये अपने आप सर्वो मैकेनिज्म का वर्क करता है। फिर दूसरा काम क्या है? इसको सभी प्रकार के इंपल्स को प्राप्त करेगा, एनालिसिस करेगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सूचित करेगा। ये इसको इट इज नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। फिर क्या होगा? अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोई सूचना आई और उसका इंपल्स की गति आई, तेजी से आई कि उसमें आया कि वो कोई आवेग है, कोई बताया कि आप ये दौड़ रहे माने ये क्या कर रहे हैं। अब इसने देखा कि अरे दौड़ने पे तो हमारी जो है ये स्थिति खराब हो जाएगी, इतना हम नहीं दौड़ पाएंगे और आगे चल के हमारे पर नदी आ जाएगी। तो ये उस क्रिया को ऑर्डर मिला हुआ कि आप दौड़िए, बहुत तेजी से दौड़िए, लेकिन इसने देखा नदी आ गई, आपका पीछे शेर आपका, तो ये निर्णय ये लेगा, तो ये मतलब उसको मंद भी कर सकता है कि नहीं इतना तेज मत दौड़ो, या हमको जल्दी प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रेरक आवेग है मंद करने का, या आप तेजी से दौड़ते जा रहे हैं और आपने दीवार आ गई, तो ये बताएगा कि आपको इस क्रिया को मंद कर दीजिए। ऑर्डर तो मिला वो दौड़िए, लेकिन नहीं, वो उसको डैम्पिंग का भी अधिकार है, इसीलिए इसके पास भी तो पावर है, तो ये भी एफरेंट आदेश देता है। अब इसका अगर बीमार हो गया तो क्या करना? कोई रोगी क्या होगा, हाथ पैर हिलाना चाहेगा तो क्या करेगा? वो पेडुलम की तरफ हाथ यूं हिलने लगेगा, वहां पर जैसे जाएगा यूं करेगा तो वो यूं हिलने लगेगा। ठीक है। जो कहां पर, जो स्पेशली आपको देखना पड़ेगा, आपको जो संधियां हैं, जो जॉइंट है, वहां पर आपको पेडुलम की तरफ हिलने लगेगा, गति होने लगेगी, मतलब रुकेगा नहीं अपनी जगह पर। फिर अब प्रेडिक्शन वही बना है। अब प्रेडिक्शन वाला, जैसे ये प्रेडिक्शन वाला आ गया, इनवॉलंटरी मूवमेंट को नियंत्रित करता है, इनवॉलंटरी को। तो जो मसल्स, जो हमारे स्मूथ मसल्स या शरीर के आंतरिक अंगों को जाती सूचनाएं, उनको ये कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर एपरेटस कहां पर होता है? कान। उसकी सहायता से शरीर का पोस्चर कायम रखकर इक्विलिब्रियम की स्थिति लाता है। ठीक है। शराब की मात्रा अगर कोई होगी तो क्या होगा?
इंटेंशन ट्रेमर्स आएंगे, मतलब लेफ्ट राइट, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए आयुर्वेद में इसको फिंगर नंबर 7 से जोड़ा गया है, दिशा से जोड़ा गया है, मूवमेंट से जोड़ दिया गया है, तो डगमगाएगा, इंटेंशन ट्रेमर इसको बोलेंगे। सेरेब्रल एटेक्सिया एक रोग है, देखिए अब अगर आप सीधी लाइन पे चलिए तो ये उसका गुण है कि वो सीधी लाइन में चलेगा, लेकिन अगर सेरेबेलम गड़बड़ है, मतलब रोगी है, या व्यक्ति ने अगर जो व्यक्ति शराब पी रहे हैं तो उनका सेरेबेलम प्रभावित होता है, तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पोस्चर को, तो वो लेफ्ट राइट सीधी रेखा में नहीं चल पाएगा, कभी लेफ्ट चलेगा फिर राइट चलेगा, तो डगमगा, इसको इंटेंशन ट्रेमर बोलते हैं। अगर सेरेब्रल एटेक्सिया में अगर एक से अधिक ज्वाइंट पर आप लोग एक साथ काम करना चाहें, हम लोग करते हैं, इधर भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, 3-4 काम एक साथ करते हैं, तो अगर सेरेब्रम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंक्रोनाइज होंगी, आपका मूवमेंट कहाँ करना है ये। लेकिन अगर सेरेबेलम गड़बड़ है तो क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक से नहीं पाएगा, बैलेंसिंग नहीं पाएगा। जिस ओर का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है, मतलब राइट पे मान लीजिए सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है, तो उसी ओर का नेत्र, उसी ओर का आंख कपकपाती मिलेगी, कपकपाएगी, स्थिर नहीं रहेगी, ठीक है, उसको, इस बीमारी को निस्टैग्मस बोलते हैं। फिर क्षतिग्रस्त ओर का चेहरा क्या करता है, वो स्वस्थ चेहरे की ओर घूमेगा। मान लीजिए इधर सेरेबेलम प्रभावित हुआ है तो ये जो इधर का नेत्र आंख कपकपाएगी और ये चेहरा स्वस्थ चेहरे की ओर घूमेगा, इस तरह लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, ठीक है। और क्षतिग्रस्त ओर का कंधा नीचे झुका होगा, तो 3 कंडीशन हो गई। नेत्र कब हो पाएगा, अगर राइट में है तो नेत्र कब, एक कंडीशन सिम्टम, नेत्र कब हो पाएगा, चेहरा लेफ्ट की ओर घूम जाएगा, राइट में है, और राइट कंधा नीचे झुका होगा। और क्षतिग्रस्त ओर का जो पांव है वो बाहर की ओर घूमेगा, राइट, मतलब जिधर राइट वाले में है तो उधर राइट की तरफ घुमा मिलेगा। और घुटने में अगर आपने टीप दे दिया तो वो हिलने लगेगा। ये इसको ट्रीटमेंट इसका क्या है, फिंगर नंबर 9, 6/7 स्पाइरल अपोजिट फ्लो, यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। आप 10 पॉइंट दे सकते हैं या लेफ्ट में के जॉइंट में देते हैं 10 पॉइंट्स। नाउ वी कम टू थैलेमस। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं, अभी थोड़ा कठिन है, कठिन लग रहा होगा। सर ये कौन सा बोला आपने अभी? फिंगर नंबर 9, फिंगर नंबर 9, 6-7 स्पाइरल अपोजिट फ्लो। हाँ जी, 6-7 स्पाइरल, 6 and 7 स्पाइरल 6 और 7 स्पाइरल अपोजिट फ्लो। और जो पॉइंट आप दे 10 पॉइंट्स दे दीजिए अपोजिट। और लेफ्ट एमएफ में वही लेफ्ट एमएफ यहाँ पर हमारा रखा हुआ है ना, के जॉइंट, और हमारे पास थैलेमस का जहाँ ये सेरेबेलम का जो पॉइंट उसमें मिलेगा, GB4 में मिले कहीं, अरे सॉरी GB ये 4 में मिले, वो भी यूज करिए। उधर एनडी, आप एनडी मेरिडियन है, एनडी में क्या क्या है, ND3 है, ND3A है, ND1B है, ND4 है, नहीं 3-4 पॉइंट है, तो वो भी लागू होंगे डॉक्टर वॉल, ठीक है। वहां पर आपको ट्रीटमेंट भी देने का तरीका है। अब नाउ कम टू थैलेमस। थैलेमस क्या है, देखिए लिखा हुआ नर्व कोशिकाओं से बना ग्रे मैटर, यानी नर्व सेल्स है, यहाँ पर कोशिकाओं, ग्रे मैटर है ये, वो अंडाकार अंग है, मतलब ओवल शेप्ड है, और थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल के दोनों ओर स्थित है। आप लोग पढ़ेंगे, आपको 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, तो थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और 2 लैटरल वेंट्रिकल होती हैं, 2 होती हैं लैटरल वेंट्रिकल, और एक होती है थर्ड वेंट्रिकल, और एक होती है फोर्थ वेंट्रिकल। तो 4 वेंट्रिकल होती हैं, जबकि हार्ट में कितनी वेंट्रिकल होती है? 2।
लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लाइट। यहाँ पर हमारी 4 वेंट्रिकल है, तो नोट कर लीजिए, जब कभी ब्रेन में कोई पूछेगा तो आपको वेंट्रिकल 4 बोलना है। 2 सिंपल सा है, तीसरा चौथा, और 2 लेटरल, लेटरल माने किनारे साइड वाली होती है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है थैलेमस, ऐसा मत सोचिए ये ब्रेन स्टेम के ऊपर है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबसे ऊपर है, वो उसी का हिस्सा है, ठीक है। दोनों ओर के थैलेमस, थैलेमस ऊपर की तरफ आएगा, दोनों ओर के थैलेमस अपने सिरों पर जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए, एक इधर, दोनों में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कम्युनिकेट करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि भाई अब इधर वाला कहे कि हम तो इंडिपेंडेंट है, ना, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते, बताते रहते हैं कि हमारी पोजीशन ये है, वहां पर है। अब ये क्या है, वो तो चुंगी चौकी था, ये रिले सेंटर है। जैसे रिले सेंटर हमारे क्या थे, कोई किसी सेंटर ने भेजा, कहाँ पर पाया जाता था रिले सेंटर, अधिक यूज करते थे आज से 20 साल पहले। अरे जो रेडियो वगैरह था ना, रिले सेंटर होते थे, वहाँ एक सूचना आई, उन्होंने उसको रिले कर दिया, ठीक। तो रिले सेंटर सेंसरी रिले सेंटर है, यानी कोई चीज आएगी तो यहाँ जरूर आएगी थैलेमस में। तो नीचे आपका क्या है, सेरेबेलम नीचे है, थैलेमस और ऊपर है। थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, याद करिए, थैलेमस के नीचे फिगर दिखाएं क्या, तो भी दिखा देंगे। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे ये है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के ऊपर जाएगी तो वहां भी कौन जाएगी, जो आपका कौन सा गंध संवेद को छोड़ करके ये भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी। पहले यहाँ थैलेमस को बताएगी, तो वहां से रिले होगा, पहुंचेगी, वहां से फिर दोबारा भेजी जाएगी और फिर जाकर के वहां विभिन्न संवेदों का समेकित इंटीग्रेशन। हर आदमी अपने काम में लगा हुआ, भाई आप और चीजें सोचना, उसको आप इंटीग्रेट जरूर करें, सब चीजें एक साथ जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है। ये भी सेल बॉडीज से बना हुआ, याद करिए। और हमारा कॉर्टेक्स क्या बना हुआ था, वो भी सेल बॉडीज का था। तो जब दोनों सेल बॉडीज के, तो उसी का हिस्सा हुआ ना, बस। अब इसका सेंसरी रिले स्टेशन है, मेन इसका वही है। ऑल्फैक्टरी इंपल्सेस को छोड़ करके सारा यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। कार्य क्या, फंक्शन क्या है। अब इसमें कहा कि इनके बहुत कार्य हमको ज्ञात बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञात है, लेकिन जो ज्ञात है वो बताइए। सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर इंजरी हो गई ऊपर, तो ये भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, तो थैलेमस की संवेदन क्षमता, सेंसिटिविटी शून्य हो जाएगी। लेकिन ये पाया गया है कि कुछ समय बाद किसको महसूस करेगा, बहुत तेज पेन जो होगा उसको तो महसूस करेगा, कम पेन को महसूस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लो ग्रेड का ये संवेदी अंग है, सेंसिटिविटी इसकी बहुत लो ग्रेड की है। अगर बहुत तेज होगा पेन तो महसूस करेगा, नहीं तो महसूस नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डैमेज हुआ, इंजरी हुई हो। अब लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ ये, लिम्बिक सिस्टम हमारा भावना है, व्यवहार है, तो उसका है। तीसरा क्या है, इसका संबंध रेटिकुलर फॉर्मेशन से संबंधित है। तो जो हमको जो लिम्बिक सिस्टम करता है जागना सोना, तो जागने सोने का ये जो है ये भी बताता रहता है, ये होता है। अब इसकी बीमारियां हैं। बीमारी एक ये है कि अगर इसमें जो रक्त की सप्लाई होती है उस धमनी को थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी कहलाता है। अगर उसमें ब्लॉकेज हो गई, उसमें कोई थम्बस आ गया, तो क्या होगा, सीवियर मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी और एक से अधिक अस्थिसंधियों पे काम, जैसे वहां पे था ना, अभी तालमेल नहीं रहेगा। अभी वहां पे था सेरेबेलम में रहता है, यहाँ भी नहीं तालमेल रहेगा, ठीक है। आंखें बंद करने पर अपने हाथ पैरों की स्थिति नहीं बता पाएगा। भाई हम आंखें बंद करिए तो आप जानते हैं कि आपका राइट पैर कहाँ पे, लेफ्ट पैर कहाँ है, लेकिन बंद कर लेने पर ऐसा बीमारी अगर ये होगा कि वो रक्त की आपूर्ति नहीं कर रही है, तो वो
अपने हाथ पैरों की स्थिति नहीं बता पाएगा। और जब तीनों स्थितियां एक साथ मिल जाएं, सीवियर मस्कुलर वीकनेस और तालमेल न रहे और आपको स्थिति में बता पाए, तो उसे थैलेमिक सिंड्रोम कहा जाएगा। बीमारी पूरा सिंड्रोम माने कई बीमारियों का एक जगह इकट्ठा होना, सिंड्रोम। नाउ कम टू, अब इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? इसको हम लोग GB4 एक पॉइंट है, गाल ब्लैडर पॉइंट नंबर 4, ND3 ND1 भी हमारे पास पॉइंट है, राइट थंब वॉक जॉइंट हमारे पास पॉइंट है, और फिंगर 5, 3, 4 3/4 स्पाइरल अपोजिट फ्लो, फिंगर नंबर 5, 3/4 स्पाइरल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। पॉइंट वही लगाइए, 10 पॉइंट लगा दीजिए। 10 पॉइंट समझ रहे हैं ना? 2 4 5 7 9 8 0 1 3 6 8 डाउन। आगे चले? हाँ बोलिए, तब चले। बहुत देखिए, ये ब्रेन वाला खत्म नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा वो है। हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ाएं, बहुत तेज नहीं, ताकि आराम समझते रहिए। ब्रेन बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आगे चल के आप ब्रेन ही ब्रेन पढ़ेंगे, हर जगह ब्रेन। जिस सेमेस्टर में जाएंगे सब ब्रेन की बात करना शुरू कर देंगे। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है? सिस्टम माने क्या होता है? सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं मॉडर्न साइंस में? मल्टीपल ऑर्गन, हिंदी में तो व्यवस्था बोले। मल्टीपल ऑर्गन्स जहाँ मिलते हैं वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस लिम्बिक सिस्टम को कहा गया, यहाँ ब्रेन तो एक ही है। ब्रेन माने ब्रेन तो एक पूरा ऑर्गन है, लेकिन उस ब्रेन में अनेक पार्ट्स हैं, उनको कई मिले हुए, इसलिए उसको सिस्टम बोल दिया गया। बट इट इज नॉट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक इज नॉट एनी सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम और उनसे सिस्टम मतलब कहीं यहाँ लगभग 9 जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कैसे, जैसे एक ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, और 10 ऑफिस और हो, तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये इनको इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वो उनको देगा, फिर वो उनको देगा, फिर वो उनको देगा, फिर यहाँ से उसका इंटीग्रेशन होगा, फिर ये इनको जाएंगे, अंत में जो हेड है, हेड ऑफिस, वहां पहुंच जाएगी सूचना। फिर वो ऐसे सिस्टम को समझ लीजिए जैसे ऑफिस में होता है, वो ये सूचना वहां गई, 4 जगह मिलान हुआ, फिर अंत में पहुंचती हेड ऑफिस, वो ऐसा है। दिस इज सिस्टम। सब है, सब काम जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम बहुत से कामों करता है। श्वसन है, पाचन है, सब बहुत है। भावना, सब सारे देखिएगा, प्रकृति, भावना, व्यवहार सब है इसमें। क्या है? हाइपोथैलेमस इसके शीर्ष में बैठा हुआ है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? लिम्बिक सिस्टम का हेड है। उधर क्या है, किसका हेड है? और किसी बताइए। पिट्यूटरी, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का हेड है। और उधर किसका हेड है? एक और एएनएस का, एएनएस को मिलाया हुआ है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, वहां तीनों का है। तो तीनों को ये हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपो थैलेमस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हाइपो है, वो थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। लेकिन बहुत हाइपो नीचे होता है ना, याद करिए, हाइपो मान नीचे, उसके नीचे है। लेकिन फिर थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियस, जो बाहर का, जो सामने वाला जो थैलेमस का, वो भी उसका पार्ट है। फिर सेप्टल न्यूक्लियस वहीं आसपास है। पैरा ऑल्फैक्टरी क्षेत्र, इपिथैलेमस, एमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, प्रीऑप्टिक मेमोरी बॉडी, इतने लिम्बिक सिस्टम के 9 हैं आपके। और ये उनके रिलेशनशिप को इस तरह बताया गया है। देखिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब 2-3 चीजें आप कहीं नोट करना चाहें तो नोट। मेमोरी बॉडी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, देखिए कहीं लिखा हुआ मेमोरी बॉडी। ये मेमोरी और स्पेटियल नेविगेशन के लिए है। मतलब आपकी कैसे मतलब स्पेस में आपकी स्थिति क्या है, और मेमोरी के लिए मेमोरी बॉडी। प्रीऑप्टिक एरिया थर्मो रेगुलेशन के लिए, प्रीऑप्टिक एरिया थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब गर्मी वाला
जो है टेम्परेचर वाला रेगुलेशन। कोऑर्डिनेटिंग ऑटोनोमिक हीट इफेक्टर, ये क्या करता है, हीट इफेक्टर को कोऑर्डिनेट करता है और सेंसरी को, जो भी सेंसरी आती है तो उसको हीट को रेगुलेट करता है, उसका प्री ऑप्टिक एरिया, ये उसका काम है, फंक्शन। अच्छा, हिप्पोकैम्पस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। हिप्पोकैम्पस देखिएगा, हिप्पोकैम्पस मेमोरी एंड लर्निंग बोथ ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म भी हो गए तो हिप्पोकैम्पस प्रभावित है। अगर हम लोग बोलते हैं ना कि एजिंग में शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रभावित होती तो हिप्पोकैम्पस की तरह है, ठीक है। एल्जाइमर, एल्जाइमर अगर रोग हो गया, यही हिप्पोकैम्पस इंजर्ड हो गया तो एल्जाइमर रोग हो जाता है। फिर एमाइगडाला लिखा हुआ है, मेजर प्रोसेसिंग सेंटर फॉर इमोशंस। इमोशंस का ये मेजर प्रोसेसिंग सेंटर है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज, मेमोरीज भी करता है, लर्निंग और सेंसेस के लिए भी जाना जाता है एमाइगडाला। एमाइगडाला को हम लोगों ने कहीं रखा हुआ है, यहीं रखा होगा ना, एमाइगडाला को कहाँ रखा हुआ है, वहां भी एमाइगडाला को रखा हुआ है। एक हम लोगों ने किसमें, जॉइंट में नहीं, जॉइंट में नहीं रखा हुआ, बल्कि हम लोगों ने पोरों में रखा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में फिंगर नंबर 8 पे रखा हुआ होगा एमाइगडाला, पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा, ठीक है। फिर एपिथैलेमस, इट कनेक्ट्स लिम्बिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। एपिथैलेमस का काम है कि वो लिम्बिक सिस्टम के अन्य पार्टों से संबोधित करेगा। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए रिले सेंटर फॉर सेंसरी, सेंसरी नर्व जो आते हैं उनको रिले सेंटर भी है। पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया लिखा हुआ है कहीं, हाँ पैरा ऑल्फैक्टरी, ये क्या है आप समझ सकते हैं, पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया है। तो पैरा ऑल्फैक्टरी जायरी, तो ये रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल। ऑल्फैक्टरी लिखा हुआ था, स्मेल माने स्मेल वाले होगा, तो स्मेल के जो सेंसेस होते हैं उसको ये। फिर सेप्टल न्यूक्लियाई कहीं लिखा होगा, सेप्टल न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ बेसल फोर ब्रेन, बेसल माने नीचे, बेस में स्थित जो है फोर ब्रेन, दैट रेगुलेट इन नंबर ऑफ फंक्शन। ये इससे बहुत एक नंबर ऑफ फंक्शन इससे रेगुलेट होते हैं। जब कौन कौन होते हैं, मेमोरी होती है, इसे सेप्टल न्यूक्लियाई के मेमोरी होती है। इससे क्या होता है, एसोसिएटेड बेटर रिकग्निशन, एक्यूरेसी, मतलब आपको पहचान जाए और आपको ये ना पहचाने कि आप थे, वो कहे कि मैं नहीं, ये प्रभुजीत कौर जी हैं, ये मैं जानता हूं, ये हमको 2 साल पहले वहां मिली थी, ये रिकग्निशन है। ये ना समझे कि नहीं कहाँ मिले थे ना, रिकग्निशन विद मेमोरी जो है, एक्यूरेसी से मेमोरी हो, नहीं बारे में बेटर पहचान। इमोशन, कोई इमोशन चाहे इन्वॉल्व रेज, सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, सब में ये इमोशन है। अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट, अटेंशन फंक्शन, हम पे ध्यान दीजिए, ये वाला अटेंशन फंक्शन। और फीडिंग बिहेवियर, इन्वॉल्व फीडिंग बिहेवियर, क्या कैसा खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, ये सब। फिर एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, एएनटी, एंटीरियर न्यूक्लियस है ना थैलेमस का, मेमोरी एंड अटेंशन अटैच्ड विद हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस से अटैच है। और स्पेटियल प्रोसेसिंग, मतलब स्पेस में आपकी दशा क्या है और आपका हाँ सर किधर आवाज की ओर में मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, ये हेड अटेंशन जो है, हेड डायरेक्शन के लिए प्लेज रोल इन स्प्रेड ऑफ फोकल कॉर्टिकल सीजर्स। स्प्रेड ऑफ फोकल कॉर्टिकल सीजर जो होते हैं उसमें आपको ये रोल करता है। एंड इट इज पोटेंशियल टारगेट फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इपिलेप्टिक दशाओं में पेशेंट में ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की ओर आता है, ये है। तो हाइपोथैलेमस सभी के शीर्ष पर है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब क्या करता है,
अब इसके काम सुन लीजिए, इसीलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके 3 कोई काम होंगे। पहला तो होगा कॉग्निशन, मतलब कोई मान लीजिए कोई भी आपको घटना घटी तो आपने एक कोई चीज सुना, एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि धमाका हुआ कहीं, आप तुरंत ये पहचानेंगे क्या ये पटाखा है। तो आप पटाखा हुआ तो तुरंत आप समझेंगे भाई अरे क्रिकेट मैच चल रहा है उसी में जीत गए होते, ठीक। बम का धमाका है तो ये पहला पहला जो धमाका है वो आपने समझा कि बम है या पटाखा है, इसको कॉग्निशन बोलेंगे। फिर इसको हुआ तो 2 पॉइंट होंगे, या तो आपको डर लग जाएगा या आप सोचेंगे ये है क्या, क्यूरियोसिटी होगी, तो या तो क्यूरियोसिटी के लिए आप उधर जाएंगे और या भागेंगे, 2 ही तो होगा। तो इसको बोलने की इफेक्ट, अफेक्ट मतलब क्या इसका प्रभाव होगा। और तीसरा होगा कि प्रभाव होने पर फिर क्या करेंगे। अगर बम का धमाका है तो आप भागेंगे, अगर आप कहेंगे पटाखा तो आप बाहर निकलेंगे, भाई देखें पटाखा किसने छोड़ा है, इस कौन जीत गई, इंडिया पाकिस्तान से जीत गई क्या। तो ये सब जो है तो 3 चीजों में है। फिर भावना और व्यवहार, कोई भी इमोशन आप जैसा भी आप कर रहे हैं, कोई भी व्यवहार, कोई भी भावना इसी के संबंध है, तो ये उसमें इन्वॉल्व होगा या इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल फिर सुन लीजिए, एग्जाम्पल इनका वो डर की अवस्था में क्या, जब डर और दुख होगा तो क्या होगा, ये वातावरण के प्रति निर्लिप्त, वातावरण से कोई मतलब, हमारे अंदर अपना डर है, हमारे अंदर अपना दुख है, हमको बाहरी संसार से बहुत लेना देना नहीं होता, हम अपने में सीमित हो जाते हैं और फिर अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो इसमें हमारे शरीर के तमाम जो अवयव है, ऑर्गन है, वो हार्ट का, पल्स का, ब्लड का, इन सब का फ्लो डिफरेंट हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, टैकीपोनिया ब्रीदिंग हो जाएगी, तो ये सब पुतली फैलेंगी, कोई मुंह सूख, आंखें आंसू बहनेंगे, पुतली फैल जाएंगी, मुंह आपका सूख जाएगा। ये जो है ये इसकी नॉर्मल वो है, डर और भय में ये घटना होगी, इमोशन और बिहेवियर। और कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। खुशी में क्या होगा, खुशी में आप दूसरे जो वातावरण है, समाज है, उससे आप अटैच होना चाहते हैं, अपने को शो करना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, आप नाचने लगेंगे, आप उछलने लगेंगे, आप खुश होने लगेंगे और इससे आप बताएंगे कि हम ये है। तो ये जो आप उससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ये आपके वातावरण से अटैच होने की सक्रियता है, वहां पर सक्रियता नहीं, यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, ठीक। फिर दंड और पुरस्कार वाले सब इनमें सब इसके काम है। फिर दोनों परिस्थितियों में आपको प्रतिक्रिया होगी कि यार ये तो अवार्ड हमको मिलना था, क्यों नहीं मिला, ये पनिशमेंट हमको क्यों मिल गया। ये जो आपकी घटनाएं हैं ये भी आपको उसमें। और फिर नफरत और प्रेम, आप किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, अचानक आप नफरत करने लगे, कोई घटना आपको हो गई, उन्होंने कहा, तो ये जो है ये सब आपका हाइपोथैलेमस की भावनाएं हैं। तो ये हम लोग लिम्बिक सिस्टम का भी टॉप का ऊपर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस। तो ये लिम्बिक सिस्टम ओवरऑल करता है, लेकिन टॉप पर कौन बैठा हुआ है हमारा, तो लिम्बिक सिस्टम का ये वर्क है जिसके टॉप पे बैठा हुआ हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को इसीलिए शरीर के उसके माना जाता है, भावना व्यवहार के भी, और लिम्बिक सिस्टम भी भावना व्यवहार का है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में भी आपको एक घड़ी मिलेगी, वो भी घड़ी होती है इसी लिम्बिक सिस्टम में, जो आपको ऑटोनॉमिक घड़ी जो है कि आप जग जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस और इसी में है लिम्बिक सिस्टम में। अब हाइपोथैलेमस को देखिए, अच्छा इसको लिम्बिक सिस्टम की क्या है, हम क्या कौन सा करते हैं, MF के ज्वाइंट, और वही GB4, गॉल ब्लैडर 4, गॉल ब्लैडर 7, TW20, ये हमारे पॉइंट है पॉइंट। फिर वही ND3 है पॉइंट, ND1 भी है, ये सब हमारे पास है, याद करिए। तो ये पॉइंट भी है। चलिए आगे हाइपोथैलेमस पे आ गए। हाइपोथैलेमस देखिए हम लोगों ने बता दिया बहुत अधिक। यहाँ पढ़िए, यहाँ से नीचे पढ़िए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोलर है और एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोलर है।
दूसरा क्या है, ब्रेडिकार्डिया, कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो उसको ये रेगुलेट करता है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया सब यही इसी के उसमें है। एंडोक्राइन सिस्टम, एएनएस, लिम्बिक सिस्टम कोऑर्डिनेट, कार्डियोवास्कुलर, ब्रेडिकार्डिया, इसी के कारण जो है आप पूरा देखिए, जो आप मुहावरा नहीं बल्कि आपको रियली जो ये कंसेप्ट है, देखिए रक्त प्रवाह को चेंज करने का काम जो है किसका, हाइपोथैलेमस का। जैसे आप कोई आप शर्माते हैं तो आपको गुलाबी जो हो रहा है वो वही नहीं, ये रंग जो है ब्लड प्रवाह के कारण है। गुस्से से लाल होंगे ये रक्त प्रवाह के कारण है, डर से सफेद होंगे ये इसी कारण है। तो ये हाइपोथैलेमस ये आपको सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज करता है। लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है तो भावनाओं का ये भी है। तापक्रम सामान्य बनाए रखता है, नोट कर लीजिए, तापक्रम सामान्य बनाए रखने का काम इसी का है। तो बहुत अधिक कभी आपको टेम्परेचर किसी को हो रहा हो, नहीं कंट्रोल में आ पा रहा हो, आप समझ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप इसको जो है इसको जरूर ट्रीट करिए। तब अगर आपको कोई टेम्परेचर उतर नहीं रहा दवाइयां देने पर भी, तो आप इसे करिए। ये सामान्य तापक्रम को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है। कभी कभी जब लू लगने में हाइपोथैलेमस अपनी याददाश्त खो देता है और उसको समझता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर 102 है वही मेरा टेम्परेचर है, और इस बाद में आप नहाते हैं फिर टेम्परेचर ठीक हो जाता है, फिर हाइपोथैलेमस समझता है कि 102 मेरा नॉर्मल है, 102 चला जाता है। तो बड़ी मुश्किल से हाइपोथैलेमस, लू लगने की स्थिति में हाइपोथैलेमस बहुत ही दशाओं में बहुत देर बाद अपने को चैतन्य कर पाता है कि मेरा टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये समझ ही नहीं पाता। फिर दूसरा क्या है, ये देखिए, ये इसी को पढ़िएगा आप लोग, जो सबसे अधिक है क्षुधा और भोजन, ये प्यास भूख की ये बात यही तय करता है। लेकिन एक और चीज है, संतुष्टि माना चाहे क्षुधा की हो, चाहे भोजन की हो, या संतुष्टि किसी चीज की हो, इसका कंट्रोलर कौन है? बोलिए, हाइपोथैलेमस। यानी अगर सेटिस्फेक्शन आपको 70% की नंबर पर नहीं हुआ तो ये हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है। अगर आपको लगा कि हमको 99.1% में भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दिस इज हाइपोथैलेमस ट्रीटमेंट। अगर आप 90% पा रहे हैं और अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका हाइपोथैलेमस फंक्शन नहीं कर रहा था ठीक से। हाइपोथैलेमस का काम है संतुष्टि के अभाव। वो आप 70-60% हो तो भी आप प्रसन्न हो, हाइपोथैलेमस आपको बढ़िया है। 90% हो तो भी बढ़िया है, वेरी गुड, और बढ़िया हो गया। 99 हो जाए तो भी बढ़िया। लेकिन 60% मैंने मेहनत किया, ये मेरी संतुष्टि है, मैंने मेहनत किया और मैंने अपने हिसाब से मैंने नंबर मुझे मिले, मैं संतुष्ट हूँ। उससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा कितना नंबर पा रहा। ये संतुष्टि का भाव, भोजन ही नहीं, पराभौतिक वहां भी क्षुधा भोजन संतुष्टि। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या चक्कर, देखिए यहाँ पर पहले प्यास पढ़ने बता दें। प्यास शरीर में पानी की मात्रा शरीर भार के अनुपात में है। हम लोग पहले एसीएफ आईसीएफ में हम लोग पढ़ा हुआ है। इस आईसीएफ में 60% है, ईसीएफ में हमारा जो है 40% है। नहीं हाँ, और 60% पूरा है, 40% इंट्रासेलुलर अधिक है, उसका कम है, आधा है। 40% अंदर है, 20% बाहर, एक्स्ट्रासेलुलर में कम है। अब जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये क्या करते हैं? ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था ना, जल, ऑस्मोसिस जल के संबंध में है, तो यानी तरल। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ये बताते हैं कि आपको पानी कमी हो गई है शरीर में तो तुरंत प्यास लग जाती है, तो आप तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको प्यास बताती है। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये कंट्रोल में लिम्बिक सिस्टम, इसके कंट्रोल में बायोलॉजिकल क्लॉक है और ये आपको जगाती है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है जैविक घड़ी, और ये हाइपोथैलेमस कंट्रोलर है, तो ये आपको जगा देती है। 4 बजे आपको जाना, आप सोचिए अगले दिन 4 बजे के आसपास नींद खुल जाएगी। हो सकता है पहले दिन 5 बजे खुले,
आप दूसरे दिन करके सोचिए, फिर बिना उसके अलार्म के बजे हुए आपको 4:30 पे हो जाएगा, तीसरे दिन आपको 4 हो जाएगा, फिर आपको 4 बजे आपको नींद खुलने लगेगी। ये आपको जैविक घड़ी है बायोलॉजिकल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप बनाने का जो भावना है ये इसी में है, मदर में मदरहुड बनाने की भावना इसी में है। तो ये पॉइंट इसके। अब एक पॉइंट जो समझना है बस, उसके बाद हम लोग कि कैसे ये हम लोग समझते हैं कि भाई ग्लूकोज लेवल जो है हमारा बढ़ा, ग्लूकोज आपने लिया, ग्लूकोज ब्रेन के लिए आवश्यक है, ग्लूकोज आपने खाया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तब भी भूख लग जाती है। याद करिए जिनको बीमार होते हैं, आप लोग बोलिए एग्जाम्पल सही है कि नहीं, जो लोग बीमार होते हैं कौन सी बीमारी से, बीमारी का नाम डायबिटीज। डायबिटीज, उनको भूख बहुत लगती है, उसी का एक्सटेंशन दिया गया है। उनको भूख, उन्होंने खाया, उनको ग्लूकोज चाहिए, सेल ने कहा कि हम भूखे हैं, हमको चाहिए, सेल ने क्या कहा, सारी सेल को भोजन चाहिए ना, कौन, और ग्लूकोज चाहिए, बोलिए बोलिए। यस सर। क्यों? एनर्जी। यस, उससे ग्लूकोज से ऑक्सीजन के संयुक्त होकर के वो एटीपी अणु बनाता है, और उसी एटीपी अणु से एक मॉलिक्यूल एटीपी जो है हमारा, वो हमारा 7.3 किलो कैलोरी डेवलप करता है एनर्जी। अब आपको सब चलने, खाने, दौड़ने, सबके लिए एनर्जी चाहिए, इवन कैल्शियम का अवशोषण करना तो भी चाहिए, सोडियम करना, पोटेशियम करना तो भी चाहिए, सबकी जरूरत ब्रेन को, सबको है। और ब्रेन सेल को सबसे अधिक जरूरत है। क्यों? पहले चैप्टर पढ़ता ही चाहे, पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि ब्रेन सेल का, न्यूरॉन का भोजन केवल केवल बोलिए केवल केवल और केवल ग्लूकोज है। उनका भोजन ही ग्लूकोज है, न्यूरॉन का, ब्रेन सेल का। तो ब्रेन का भोजन केवल वो है, और का तो भोजन हो सकता है कुछ वो हो, लेकिन उसका तो भोजन ग्लूकोज ही है। अब देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, सेंसरी ग्लूको रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, बताते रहते हैं भैया, इन्होंने नापा कि ग्लूकोज हमारा कम है, पहले शुरू में हमारा ग्लूकोज कम है, इन्होंने तुरंत हमारा बताया कि भाई ग्लूकोज हमारे पास नहीं है। उधर सेल ने कहा, भूखी थी तो भूखी में चिल्लाने लगे कि भाई हमारे हमको चाहिए, ब्रेन को संदेशा पहुंच गया, इन्होंने बताया कि भाई ब्रेन कह रहा है, ब्रेन को इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारी सेल कह रही है कि है नहीं, कोई है नहीं, मतलब ग्लूकोज नहीं है। अब ब्रेन ने कहा, हाइपोथैलेमस बैठा हुआ, हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा, बोलिए किसको देगा ऑर्डर? कोई एंडोक्राइन सिस्टम को देगा ना, एंडोक्राइन सिस्टम को देगा, या किसी ऑर्गन को देगा कि भाई खाना खाइए या खाना चाहिए। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस ने तुरंत क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन के लिए, भूख के लिए इन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई भोजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज आपने खा लिया, खाने के बाद अब उसको बीमारी क्या है, बीमारी नाम बोलिए, डायबिटीज। डायबिटीज है। अब डायबिटीज है यानी डायबिटीज ये है, तो डायबिटीज के लिए जो हमारा सेल है, उस सेल में पोरस है, छेद बने हुए हैं। डायबिटीज जो हमारा ग्लूकोज के अणु है वो जा नहीं पाते, बिना किसके, बिना एक और हार्मोन है, बिना इंसुलिन, बिना इंसुलिन के जा नहीं सकते। इंसुलिन क्या करता है कि इस छेद को, परमिएबिलिटी हम बोलेंगे, लेकिन अगर हिंदी में बोले, वैसे बोले तो इसका छेद को बढ़ा देगा, तो मॉलिक्यूल चला जाएगा। ग्लूकोज का अणु बड़ा है, ये छोटा छेद है, तो क्या करेगा वो, इस छेद को कैसे करेगा, या तो मॉलिक्यूल तो इतना बड़ा है उसको तो काट नहीं सकता, अब इसको घुसाना है इसके अंदर, तो एक इंसुलिन है जो आता है और इस छेद को बड़ा कर देता है, वो परमिएबल कर देता है। तो परमिएबल कर दिया उसने, आया। अब वो इंसुलिन तो बन नहीं रहा वहां, बोलिए इंसुलिन नहीं बनता ना उसमें, बोलिए डायबिटीज में
जी सर। इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन बन नहीं रहा, उसकी मात्रा कम हो जाती है। वहां कम हो गई, तुम्हारी जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो यानी इंसुलिन कम है, तो कम है तो थोड़ा बहुत तो अंदर कर दिया, लेकिन बहुत अंदर नहीं कर पाए। वो ग्लूकोज अंदर गई, उसका काम सेल का नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास काम, उनका भैया तो सप्लाई शॉर्ट सप्लाई है। अब शॉर्ट सप्लाई है तो ग्लूकोज फिर से उसने कुछ किया और बन गया कुछ एटीपी, लेकिन वो फिर सेल ने कहा कि नहीं भैया हम तो भूखे हैं, हमारे पास आया नहीं, हमको चाहिए शॉर्ट सप्लाई। फिर ब्रेन को मैसेज किया, फिर आदमी ने खाया। ये कहाँ, ये ग्लूकोज कहाँ बढ़ रहा है बोलिए? हाइपोथैलेमस। ब्लड में, ब्लड वो तो अंदर जा ही नहीं रहा है। सेल के अंदर, सेल यहाँ है, ब्लड यहाँ है, ब्लड यूं चारों तरफ घूम रहा है, तो ब्लड में तो है लेकिन उस सेल में जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को घुसाने के लिए, अंदर घुसाने के लिए, इस सेल के अंदर ले जाने के लिए एक की जरूरत है, किसकी? इंसुलिन इंसुलिन की शॉर्टेज है। इसलिए पेशेंट बार बार खाना खाएगा, हाइपोथैलेमस बार बार सूचना पाएगा कि सेल के पास बार बार मैसेज देगा कि और भूख और भूख और भूख, खाना रखते जाएंगे। ठीक है, तो अब बस केवल 2 मिनट में समझिए कि जो हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है, बस 2 मिनट के लाके आप लोग समझे कि कैसे। एक होता है, अच्छा सिंपल एग्जांपल है, एक ऑफिस है, एक अंदर बॉस बैठा हुआ है, उसके बाहर एक कर्मचारी बैठा हुआ है, और उसके बाहर एक दरबान बैठा हुआ है, सेवक। ठीक, एक पहले सेवक है, फिर एक स्टाफ है, कर्मचारी, और अंदर बैठा हुआ बॉस। हमको जाना है मिलने, तो हम गए और सेवक से बात किए। तो सेवक के पास गए, तो सेवक के पास कोई चिट्ठी थी, उसने दे दी, उनका साहब बिजी है और इस बड़े बाबू बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम है, आपसे बात नहीं पाई। तो मैं गया और लौट आया। प्रभुजीत गौर गई, उन्होंने कहा कि हमको बड़े बाबू से मिलना है। तो उसने कहा अच्छा बड़े बाबू से आपने अपॉइंटमेंट लिया? बोले हाँ, बड़े बाबू जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आप जाइए, और वो बड़े बाबू पास चले गए। बड़े बाबू ने उनकी बात सुनी और कहा ठीक है, जो हम ऑफिस को जो काम करना आप कर देंगे। वहां तक सीमित हो गई। दर्शन भट्ट जी गए, उन्होंने कहा कि हमको तो बॉस से मिलना है। उनका जो अधिकारी है, उनका क्या आप जानते हैं उसे? बोला अरे जानते हैं, हमारे दोस्त है। तो उनका ठीक, कोई बात नहीं आपको। तो वो सेवक जो है, उनको कहा कि जाइए और वहां सबसे अंदर वाले कमरे में चले जाइए, वहां चले जाए। तो इन तीनों में कौन इंपॉर्टेंट है? दर्शन भट्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रभुजीत कौर इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ? हु इज मोर इंपॉर्टेंट? तो जिसके पास जा रहे हो इम्पोर्टेंट तो वो हो गया ना। बॉस के पास जा रहे हो, बताइए। बॉस के पास जा रहे हो, जो व्यक्ति बॉस के पास जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस अधिक है ना, बोलिए जी। ठीक है। तो इंसुलिन, वो हार्मोन 3 तरह के होते हैं। हार्मोन केवल बाहर जाकर के सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। जैसे इंसुलिन, ये उसका स्ट्रक्चर बढ़ा देता है छेद का और अंदर घुसा देता है। एक हार्मोन जाता है और वो अंदर के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर क्या है? हाँ, साइटोप्लाज्म। एक जाता है और वो साइटोप्लाज्म को परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और तीसरा जाता है, वो न्यूक्लियस को प्रभावित कर देता है। तो हु इज मोर इम्पोर्टेंट? जो न्यूक्लियस को करेगा। 3 के हार्मोन, वो हार्मोन जो जा करके और न्यूक्लियस को परिवर्तित करता है, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के हार्मोन के कार्य होते हैं। लंबे चौड़े, मतलब सरल शब्दों में ये भाषा है, इस तरह समझिए। तो हम लोग जो है, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और फिर हम लोग ब्रेन पर सीधे चले जाएंगे। हमारा आ जाएगा सेरेब्रम। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, तो आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना है इसको।
भाई कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कठिन है, हमको इसी कठिनाई को ही दूर करना है, और तभी तो खेमका सर के सपने पूरे होंगे। इसी कठिनाई को हमको चैलेंज के रूप में लेना है कि नहीं हम करेंगे, और हमको हाइपोथैलेमस के हम लोग सब पॉइंट जानते हैं, और उन्हीं पॉइंट पर हम लोगों को अपने को पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले उससे, अब हमारा रह गया है सेरेब्रम, और सेरेब्रम के बाद फिर हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बस 2 चैप्टर हैं, तो दोनों चैप्टर हम लोग जल्दी। सेरेब्रम बड़ा चैप्टर है और कठिन चैप्टर है, एएनएस का उतना यूज नहीं है, लेकिन हम लोग जान लेंगे तो बढ़िया है, और सेरेब्रम को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन रीड वन, ईच वन, इन्हीं शब्दों का कल हम लोग सेमेस्टर 4 पर चर्चा करेंगे शायद। अब हम लोग एक थोड़ा सा विलंब लेकर के, और तब हम लोग जो है सेमेस्टर 4 में चर्चा कर लें,